गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो भी अर्थशास्त्र की परिभाषा यानी इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पे हम चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हमने बारबरा बूटन की डेफिनेशन को पढ़ा था कि व्हेन एवर 6 इकोनॉमिक्स टुगेदर देयर आर 7 ओपिनियंस, और उसी के आधार पर हमने ये चर्चा की थी कि अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। इसके बाद हमने इन डेफिनेशंस को कुछ पार्ट में बांटा था, जैसे वेल्थ सेंटर डेफिनेशन, वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन। वेल्थ सेंटर डेफिनेशन दी थी आपकी एडम स्मिथ ने, वो कहते थे इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। इसके बाद आए थे आपके मार्शल, जिन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया। आज हम उन्हीं डेफिनेशंस को आगे लेके चलेंगे और आज की हमारी जो डेफिनेशन होगी वो होगी स्केरसिटी डेफिनेशन। स्केरसिटी डेफिनेशन में हम बात करेंगे रॉबिन्स की, जिससे उन्होंने अपनी प्रसिद्ध, उनका बहुत अच्छी बुक है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये 1932 में प्रकाशित हुई थी और ये रॉबिन्स की बुक है। और रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन में स्केरसिटी डेफिनेशन को बताया है। और स्केरसिटी डेफिनेशंस में हम लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करते हैं कि सीमित साधन है। देखिए, रॉबिन से पहले एक अर्थशास्त्री और हुए थे जिनका नाम था प्रोफेसर विक्सटीड। इन्होंने सबसे पहले अपनी परिभाषा में लिमिटेड रिसोर्सेज की बात की थी, यानी सीमित साधनों की बात की थी। लेकिन फिर भी दुर्लभता संबंधी जो परिभाषा है यानी स्केरसिटी जो डेफिनेशंस है, उसका जो श्रेय है वो प्रोफेसर रॉबिन्स को ही जाता है। रॉबिन्स के साथ साथ उनके मिलते जुलते जो विचार थे वो स्टिगलर, बेनहम, सैमुएल्सन, हैंडरसन, लर्नर, मिल्टन फ्रीडमैन आदि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने भी स्केरसिटी डेफिनेशंस को ही बढ़ाया है। अब हम बात करते हैं कि रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन में क्या कहा है। रॉबिन्स कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। देखिए, रॉबिन्स की डेफिनेशन को आज के वर्तमान समय में काफ़ी लोकप्रिय पसंद किया जाता है और प्रासंगिक भी है। वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है साध्यों व वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के संबंध में। यानी अगर आप इनकी डेफिनेशंस को गौर से देखेंगे तो इसमें हमारे पास 4 चीज़ें आती हैं। पहला आता है एंड्स। एंड्स का मतलब हो गया साधन। देखिए, साधन एंड्स मतलब आपके लक्ष्य, आपके जो साध्य हैं यानी जो लक्ष्य हैं वो अनेक हैं। दूसरा, आपके पास जो सोर्सेज हैं यानी फैक्टर प्रोडक्शंस जो हैं वो सारे लिमिटेड हैं। देखिए, एंड्स यानी जो आपके लक्ष्य हैं वो अनेक है, साधन आपके बड़े सीमित हैं और उन सीमित साधनों का अल्टरनेटिव यूजेस है। और अब ह्यूमन बिहेवियर इसमें करना पड़ता है चॉइस मेकिंग एंड डिसीजन टेकिंग। यदि अगर हम इन चारों को समझना चाहें तो हम इसका एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। सपोज़ कीजिए, हमारी जो साध्य तो अनेक हैं, एंड्स अनेक हैं। सपोज़ कीजिए कि हमारे पिताजी की सैलरी जो है वो लिमिटेड है और हमारे आवश्यकता यानी साधन जो एंड्स हैं वो अनेक है। यानी पहला पॉइंट बहुत सारा है और सेकंड पॉइंट में हम सैलरी को रख रहे हैं। हमारे पिताजी की सैलरी लिमिटेड है। थर्ड पॉइंट, उस सैलरी के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब ये है कि उसी सैलरी में से आपको बिजली का बिल देना है, उसी सैलरी में से आपको किताबें ख़रीदनी है, उसी सैलरी में से आपको दवाइयाँ ख़रीदनी है, उसी सैलरी में से खाना आएगा, उसी सैलरी में से घूमना होगा, उसी सैलरी में से कपड़े आएंगे, उसी सैलरी में से पेट्रोल लगेगा, उसी सैलरी में से गाड़ी। यानी उस एक सैलरी यानी लिमिटेड जो सोर्स है उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब उसमें हमें क्या करना पड़ता है, उस वक्त जब हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज होते हैं और अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं तो हमें अपने एंड्स को पूरा करने के लिए एक ह्यूमन बिहेवियर जनरेट होता है। वो ह्यूमन बिहेवियर जनरेट होता है चॉइस मेकिंग और डिसीजन टेकिंग में, कि इतने सारे अल्टरनेटिव यूजेस में से हम किस
यूजेस पे पहले पैसा खर्च करें और फिर हम क्या करते हैं, उस पर डिसीजन लेते हैं। तो रॉबिन्स की डेफिनेशन इन्हीं चारों पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती है। वो बताते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है उसमें लिमिटेड सोर्सेज है, एंड्स बहुत सारे हैं, अल्टरनेटिव यूजेस है, और उस वक्त हमारे सामने दो ही चीज़ें आती हैं, चॉइस मेकिंग और डिसीजन टेकिंग, कि हमें कौन सी चीज़ खरीदनी है। ये चॉइस मेकिंग हम पसंद करते हैं और फिर उसका डिसीजन टेकिंग उसको ख़रीदते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है, स्कैरसिटी डेफिनेशन, ये रॉबिन्स की बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान समय में भी हम चॉइस मेकिंग और डिसीजन टेकिंग का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं और उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब आप लिमिटेड सोर्सेज में पानी भी रख सकते हैं और कई ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जो लिमिटेड है आपके पास। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आप देखें तो रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो ह्यूमन साइंस पर है, बेस है, एनालिटिकल स्टडी है, क्योंकि वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। एनालिटिकल स्टडी भी है, पॉजिटिव साइंस भी है। पॉजिटिव साइंस क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, मतलब वास्तविक पॉजिटिव विज्ञान है, इसका अर्थशास्त्री के अच्छे और बुरे के साथ कोई संबंध नहीं है। अर्थशास्त्री का उद्देश्य के अच्छे या बुरे से कोई संबंध नहीं है। इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड, साधनों के बीच में वो स्थिर है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है उनका सिद्धांत, और वाइड स्कोप वाला है। लेकिन फिर भी इसके बाद भी इनकी कई आलोचनाएं हुई हैं, और आलोचना हर परिभाषा की होती है। तो वूटन, फ्रेजर, वेवरिज आदि अर्थशास्त्रियों ने इनकी परिभाषा की आलोचना की, और वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ नॉट न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ नहीं है। जैसे अगर आप देखें तो महात्मा गांधी ने भी कहा था कि ऐसा अर्थशास्त्र जो नैतिक और भावनात्मक चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देता, वह ऐसे मोम के खिलौने की भांति है जो देखने में जीवित है फिर भी उनमें हाड़ मांस जान नहीं है। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच में तटस्थ नहीं है, वो अच्छे बुरे का विश्लेषण नहीं करता, जबकि होना ये चाहिए कि अर्थशास्त्र क्या है और क्या होना चाहिए के बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है। दूसरा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र को अधिक व्यापक बना दिया, बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप बना दिया है। और इतने वाइड स्कोप से इनका प्रतिपादन और एनालिसिस करना और इनका इंटरप्रिटेशन करना बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है इकोनॉमिक्स का, इनके परिभाषा के आधार से। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, देखिए वो कहते हैं कि दुर्लभता पर उनकी परिभाषा आधारित है, जबकि व्यवहार में सभी वस्तुएं दुर्लभ नहीं होती है, बल्कि कुछ अधिक भी होती हैं। कुछ साधन ऐसे होते हैं जो सीमितता नहीं, असीमित भी होते हैं। रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो स्टैटिक है, डायनामिक उनकी डेफिनेशन नहीं है। रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो पॉजिटिव साइंस ही नहीं बल्कि पॉजिटिव साइंस बताया, जबकि इकोनॉमिक्स एक साइंस और आर्ट्स भी है, यानी कला भी है। इसके बाद इनकी जो क्रिटिक्स होती है वो डिडक्टिव मेथड को लेकर होती है। देखिए इकोनॉमिक्स पढ़ने की कुछ मेथड होते हैं, जैसे एक इंडक्टिव मेथड होता है, डिडक्टिव मेथड होता है। यानी हम कई बार जर्नल टू पर्टिकुलर की स्टडी करते हैं, एक कंसेप्ट लेते हैं या हम कोई एक वेरिएबल लेते हैं, उसकी स्टडी करते हैं फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर, और यह कर सकते हैं हम पर्टिकुलर टू जनरल। यानी हम एक व्यक्ति की स्टडी करते करते हम पूरे देश की स्टडी कर सकते हैं। हमारा दूसरा मेथड हो सकता है कि हम पूरे देश की स्टडी करते करते नीचे आएँ और एक व्यक्ति की स्टडी करें। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक तो डिडक्टिव मेथड और दूसरा इंडक्टिव मेथड। और रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो डिडक्टिव मेथड को यूज़ करती है और इंडक्टिव मेथड की ओर, यानी आगमन प्रणाली की ओर इसका ध्यान नहीं जाता है। फिर इसके बाद है सोशल एस्पेक्ट एसेंशियल। सोशल एस्पेक्ट एसेंशियल्स यानी वो कहते हैं कि जैसे अर्थशास्त्र में जैसे साधु सन्यासी है, कोई एकांतवादी है, इनका
अर्थशास्त्र में उतना महत्व नहीं होता है जितना महत्व सामाजिक प्राणियों का होता है। लेकिन रॉबिन्स की डेफिनेशन में इन दोनों को ही माना है, तो और अधिक ये डेफिनेशन काफ़ी वाइड हो जाती है। फिर रॉबिन्स की परिभाषा में इकोनॉमिक मैन की धारणा वास्तविकता के विरुद्ध है। रॉबिन्स ये कहते हैं कि जो प्रत्येक मनुष्य जो है वो अपनी आर्थिक क्रियाओं के द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। लेकिन व्यवहार में ऐसा होता है कि कई बार शादी, मृत्यु भोज, रीति रिवाज आदि पर इतना खर्च करने के बाद भी आदमी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं ले पाता। तो इस प्रकार रॉबिन्स कहते हैं कि खर्च करने से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विपरीत परिस्थितियों में खर्च करने पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। लैक ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ रॉबिन्स दुर्लभता के पीछे फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करना भूल जाते हैं। ऐसी उनकी कई प्रकार की आलोचनाएं हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वांटलेसनेस डेफिनेशन की, जो डेफिनेशन दी है प्रोफेसर जे.के. मेहता ने। और जे.के. मेहता कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ मीन्स टू द एंड ऑफ वांटलेसनेस। यानी अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता विहीनता की स्थिति में लेकर आ जाता है। यानी अर्थ का कार्य मानव की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है और ऐसी स्थिति में पहुंचा देना है जहां पर किसी भी मानव की जो आवश्यकता है वो संतुष्ट हो जाए। इनके बारे में कई बार हमने इतनी सारी डेफिनेशंस पढ़ ली हैं। वेल सेंटर डेफिनेशन, मार्शल की डेफिनेशन, फिर उसके बाद हमने स्केर्सिटी डेफिनेशन, काफ़ी सारी डेफिनेशन पढ़ी हैं। लेकिन अगर बात करें कि इनमें से कौन सी डेफिनेशन अच्छी है, तो हम नाम लेंगे रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो सैद्धांतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत उपयुक्त है और उससे अर्थशास्त्र के क्षेत्र का विस्तार होता है। तो यहाँ ये माना जाएगा कि जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है वो बहुत ही अनुकूल है। इसके बाद कुछ अन्य परिभाषाएं भी हुई हैं, जैसे दुर्लभता केंद्रित दृष्टिकोण, जिसे हम स्केर्सिटी सेंटर्ड डेफिनेशन कहते हैं, और वो प्रोफेसर बेनहम और सैमुअल्सन ने दी है। वो कहते हैं कि लोग निरंतर ये निर्णय करते रहते हैं कि वह अपनी समय, शक्ति और संपत्ति का उपभोग कैसे करें। यानी लोग, हम बात कर रहे हैं दुर्लभता सेंटर्ड दृष्टिकोण की, उसके अंदर प्रोफेसर बेनहम कहते हैं कि हमेशा जो उपभोक्ता है वो यही निर्णय करता रहता है कि समय, शक्ति और संपत्ति का उपभोग कैसे करें। ये दुर्लभता सेंटर डेफिनेशन है। इसके बाद है ग्रोथ सेंटर डेफिनेशन, जो विकास केंद्रित दृष्टिकोण है, जो प्रोफेसर मेंट, हैरड, के.जी. सेठ आदि अर्थशास्त्रियों ने दी है। वो ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र उस मानवीय व्यवहार का आचरण है का अध्ययन करता है जिसमें साध्यों के संदर्भ में साधनों के परिवर्तन व विकास से होता है। यानी अर्थशास्त्र उस मानवीय आचरण का अध्ययन है जिसका संबंध साध्यों के संदर्भ में साधनों के परिवर्तन व विकास से होता है। यानी दूसरे शब्दों में विकास केंद्रित दृष्टिकोण उस अर्थशास्त्र को दर्शाता है जिसमें अर्थशास्त्र उस मानवीय आचरण का अध्ययन करता है जिसका संबंध मांग, परिवर्तन और संवर्धन के संबंध में उत्पादन क्षमता को में वृद्धि करता है। तो इस प्रकार ये कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं। आप इनमें से रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू।